Hi guys, hope all is well with you and celebrating PS festivals. I welcome you all on my YouTube channel Education Now and we'll discuss about CPC SEA guidelines for experimentation of physics. And today we'll discuss about chapter 6, which is facility management, operation and maintenance. Basically, it consists of 3 points, which is security access. Then the second point is general maintenance, and third one is environmental monitoring and control. So we'll discuss about all these 3 points briefly, because this is a short presentation, right? So for first point is concerned about the security and access. तो हम इसमें बात आती है कि इस लैब को जो हमने पिछले प्रेजेंटेशन में बात की फैसिलिटीज की जो हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट। इस लैब की जो एक्सेस है वो किन किन को होगी और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी इन एक्सेस। सो एक्सेस टू फिश फैसिलिटी शुड बी डिजाइन टू मिनिमाइज minimum traffic. Now, what is minimum traffic is those personnel who are involved in the maintenance of facility. अब वो कौन हो सकते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल द स्टाफ विच इज रेस्पॉन्सिबल केयरिंग फॉर द फिश, ये एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, दोज आर वर्किंग इन द सेम लैब फॉर एक्सपेरिमेंट्स। और थर्ड स्टाफ जो हो सकता है वो हो सकता है टीचिंग पर्पज से, मे बी कभी किसी प्रेजेंटेशन के लिए, किसी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो तीसरे तरह का पर्सनल हो सकता है। तो इन सब की जो ट्रैफिकिंग है, ट्रैफिक है, आई एम सॉरी, इट्स नॉट ट्रैफिकिंग, इट्स ट्रैफिक ओनली। तो इनमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है टू दी फिश। अगेन उनका जो बिहेवियर है वो डिस्टर्ब हो सकता है, राइट। तो ये है सिक्योरिटी और एक्सेस का। दूसरा आ जाता है जनरल मेंटेनेंस ऑफ द फैसिलिटी। जो मेंटेनेंस है वो कैसे करेंगे और किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आ जाता है सफिशिएंट स्टाफ। ये हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था कि अपने पास सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए, ठीक है, फॉर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ द फिश फैसिलिटी फॉर बोथ रूटीन एंड इमरजेंसी नीड्स। इमरजेंसी के बारे में हमने पिछली प्रेजेंटेशन में भी बात की है, राइट। Second point is architectural and engineering specifications. Again, I take an example of the previous presentation itself where we have discussed about the engineering, right? And drawings of the facility should be available. आपने कभी देखा होगा कि अपने लैब्स के आसपास में या सेम लैब में या फिर when you entered in a building, उनके पास है ना कुछ मैप्स लगे होते हैं। एक कॉमन जो एरिया रहता है ना, वहां पे उस बिल्डिंग का जो है ड्राइंग होगी और एक बीच में कहीं पॉइंट होगा, ये बताएंगे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्वेटिक फैसिलिटीज मस्ट हैव रिटन मेंटेनेंस शेड्यूल्स एक्सप्लिसिटली, ठीक है, एकदम से जो दिखाई दे, डेवलप्ड फॉर दी फैसिलिटी। अपने पास मेंटेनेंस शेड्यूल होना चाहिए। फैसिलिटीज शुड बी केप्ट इन क्लीन एंड ऑर्डरली मैनर, ऑब्वियसली दे शुड बी क्लीन एंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी एक्सपेरिमेंट। देखिए ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोज हु आर वर्किंग इन द लैब, कि एक्सपेरिमेंट से पहले और उसके बाद नो रेजिडुअल कंटेंट्स ऑफ द डिसइंफेक्टेंट्स आफ्टर क्लीनिंग। यहां सिर्फ डिसइंफेक्टेंट्स की बात हो रही है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल क्लीनिंग बिफोर एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। और जनरली हमें सिखाया भी जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी, और ये कॉमन सेंस है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे पहले आपका एरिया जो है क्लीन होना चाहिए, एंड वंस यू आर डन विद योर एक्सपेरिमेंट देन इट शुड बी क्लीन। वहां पर कोई भी रेजिडुअल जो चीजें, कोई भी जो भी आपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए हैं, चाहे वो ग्लास वेयर है, प्लास्टिक वेयर है, कोई सर्जरी से रिलेटेड स्टफ है, कोई केमिकल है, वो सारे वहां से हटा देने चाहिए। द स्टाफ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग इन एक्वेटिक फैसिलिटी शुड हैव दी। अब जो हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की है दैट इज कनेक्टेड टू फिफ्थ पॉइंट।
स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनकी होनी चाहिए, क्योंकि देखो जनरली हमने देखा है जब हम जेब्रा फिश की बात करते हैं ना, इसकी हैंडलिंग, इसकी डोजिंग, सैम्पलिंग, रियरिंग, क्लीनिंग, हर चीज डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू माइस और रैट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हमने डोजिंग की रैट्स में, माइस में, सिमिलरली वी कैन डू इन दी जेब्रा फिश। ये बहुत छोटा एनिमल होता है, ठीक है, 2.5 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। नाउ वी कैन इमेजिन कि कितना डिफिकल्ट है इसको हैंडल करना। छोटा साइज है तो दिल लग सकता है हम इजिली हैंडल कर सकते हैं, बट नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए स्टाफ की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए, एंड ट्रेनिंग फॉर प्रॉपर फंक्शनल, operational and maintenance of the water system. Again, all the story revolves around the water system. अगर यही अपना खराब हो गया तो we cannot expect the better results in out of the experiments or the facilities itself, I would say, right? तो ये जनरल मेंटेनेंस की बात हो रही है पानी को लेके, स्टाफ को लेके, उनकी ट्रेनिंग के बारे में, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बारे में। आगे क्या है, फिश आर प्रोक्योर्ड। जहां तक प्रोक्योरमेंट की बात है, हमने 4 रिसोर्सेज डिस्कस किए थे पिछले से पिछली प्रेजेंटेशन में। Those who haven't watched the video, you can watch the same. हमने 4 रिसोर्सेज डिस्कस किए थे, जिसमें से एक दो यहाँ पे लिखे हैं, रजिस्टर्ड वेंडर्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल और इंटरनेशनल रिपोजिटरीज। तो प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड हमने उसका हेल्थ स्टेटस एंड प्रेफरेबली नॉन जेनेटिक हिस्ट्री शुड बी ऑब्टेन्ड। ऐसा नहीं है कि हमने प्रोक्योर कर ली, कंसाइन अपने पास आ गई है एंड वी हैव ओपनड दी स्टफ एंड नाउ वी आर गेटिंग दी फिश आउट ऑफ इट। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी प्लान होता है, बट स्टिल दिस इज द गाइडलाइन एंड दे आर डिस्क्राइबिंग इट। तो हमने उसका जो हेल्थ स्टेटस है, स्पेशली जेनेटिक हिस्ट्री हमें लेनी है उनसे। कंसिस्टेंट हस्बेंड्री, हस्बेंड्री का नेक्स्ट चैप्टर है 7। ठीक, उसके बारे में मैं इसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अडॉप्टेड विद डेवलप्ड एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इन द फिश फैसिलिटीज। लाइक कोई दूसरी लेबोरेटरी है जहाँ पे हम ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो अपने पास एक जो है हस्बेंड्री और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, वो उनका एसओपी अपने पास होना चाहिए। ठीक है, ईच कंसाइनमेंट ऑफ द फिश, जो मैंने 5वें पॉइंट में डिस्कस किया, शुड बी इंस्पेक्टेड फॉर कंप्लायंस। अब वो कौन सी हैं चीजें जिनके साथ इसको कंप्लायंस होना पड़ेगा या होना चाहिए विद प्रोक्योरमेंट स्पेसिफिकेशन, एंड द फिश शुड बी क्वारंटाइन्ड एंड स्टेबलाइज्ड। आप दूसरी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, एपिसोड 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, उसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया है क्वारंटाइन का। ठीक है, तो ये तो हुआ अपना सेकंड पॉइंट। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब वो हम कैसे करेंगे, गाइडलाइन क्या कहती है इनके बारे में, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के बारे में और उसके कंट्रोल के बारे में। वाटर क्वालिटी मस्ट बी मॉनिटर्ड, यू सी, वाटर क्वालिटी एंड मेंटेन्ड विद इन दी एक्सेप्टेबल पैरामीटर्स। अब वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो वाटर क्वालिटी को एसेस करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, उनका हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। फिशेज शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू रैपिड चेंज इन द टेम्परेचर। फर्स्ट हो गया वाटर, दूसरा है टेम्परेचर। ठीक है, हम उसके एनवायरमेंट को मॉनिटर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं, वाटर, एंड देन नेक्स्ट अपने पास है टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि अभी 28 या 30 डिग्री था और दूसरे टैंक में सपोज हमने क्लीन करना है फर्स्ट, जिसका टेम्परेचर नॉर्मल है 28 से 29 डिग्री सेल्सियस, और हमने दूसरे टैंक में रखना है फिशेस को, और वहाँ टेम्परेचर 37-38 है, तो ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम वैसे होता नहीं है जनरली, जस्ट फॉर द डिस्कशन पर्पस। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम शुड बी एबल टू डिटेक्ट एंड रिएक्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन स्पॉइल द एंटायर सेटअप ऑफ द जेब्राफिश लैब, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, अगर ये खराब है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वाटर क्वालिटी डेटोरेट हो चुकी है, एंड दैट अल्टीमेटली इज गोइंग टू हार्म द जेब्राफिश, and this can become life threatening even in some circumstances.
So it should be able to detect and react to the changes in water quality. Either this is in terms of pH. Water quality parameters, जो quality हमने बात की है, तो that is based on some parameters actually. Again, I'm leaving this point half discussed here. हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका. तो वो पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, ये वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से रिलेटेड है. इट शुड बी रेगुलरली मॉनिटर्ड एट एन एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी. डिपेंड करता है, सपोज हमने यूजेस लैब का बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट्स आर वर्किंग एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, तो ज्यादा यूज हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमने इसको मॉनिटर करना है. ठीक है, किस चीज के लिए? टू परमिट प्रोडक्टिव, हमें पहले से थोड़ा पता हो कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, रादर देन रिएक्टिव के बाद में हो चुका है और अब हम रिएक्ट कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं. ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन फिल इन द ब्लैंक अकॉर्डिंगली. सो दिस शुड बी देयर इन द माइंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. नेक्स्ट अगेन वाटर क्वालिटी से रिलेटेड है. Measuring equipment should be available and they should be regularly calibrated and well maintained, as I have talked about the previous slide. हमने उसके मेंटेनेंस की बात की थी, क्वालिटी सिस्टम की. तो कोई ऐसा सिस्टम है तो हमने उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द यूसेस, उसका कितना यूज हो रहा है. कई बार एक मशीन है वो महीने में सिर्फ 4 बार यूज होती है, एक हफ्ते में 1 बार. बट दूसरा जो मशीन है वो हो सकता है कि वो हफ्ते में 3 बार यूज होता होगा, तो उसका यूसेज बढ़ गया. ठीक है, अब उसके भी जो स्पेयर पार्ट्स हैं या कोई डिटेक्टर है या कोई तीसरी चीज है, उसकी भी लाइफ एक अपनी डिजाइन होती है. तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू कैलिब्रेट दैट पर्टिकुलर थिंग. एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम माय साइड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू water quality management measuring equipment only. This is in common, right? Records of water quality, again there are I have heard about the good documentation practices, GDPs. I was in a meeting and I was hearing this particular term. तो हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए. पिछले प्रेजेंटेशन में भी हमने बात की. टेस्टिंग शुड बी मेंटेन्ड एंड रिट्रीवेबल. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? सपोज अपने पास कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किया और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है एक्सपेरिमेंट के बाद, एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड इट, ये क्यों हो रहा है? तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमें कभी पिछले जो एनालिसिस किए हैं वो एनालाइज करने पड़े, देखने पड़े, तो हम उनको इजीली रिट्रीव कर सकें. ठीक है, वो तब पॉसिबल है जब अपने पास रिकॉर्ड है. अगर हमने रिकॉर्ड रखा ही नहीं है तो रिट्रीव क्या करेंगे और क्या एनालाइज करेंगे? फिर रेट्रोस्पेक्टिव, पिछला जो हो चुका है उसके बारे में, राइट? दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. फिश शुड बी केप्ट इन वाटर विद एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि एक दो मॉडल्स ऐसे हैं जिसमें हम ऑक्सीजन की कमी इंटेंशनली करवाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्ट्रोक. ठीक है, स्ट्रोक तो इंटेंशनली हमने कम करवाई है टू इंड्यूस द स्ट्रोक मॉडल. बट इन जनरल इट शुड बी एडिक्वेट, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है. एडिक्वेट सिस्टम आर ससेप्टेबल टू एक्यूट शॉर्ट टर्म के लिए एंड क्रॉनिक लॉन्ग टर्म के लिए सुपर सैचुरेशन. अब इसमें क्या हो सकता है? may lead to gas supersaturation resulting in serious problem, right? Important point. Changes in pH may influence other water quality parameters. Obviously it has a great impact on the water quality. इसलिए pH of the water being used in the facility should be properly maintained all times at a stable and optimal level. Next point is measures should be in place to prevent the accumulation of free ammonia. देखो, हमने पिछली प्रेजेंटेशन में बात की थी कि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स हैं अपना, अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं मैमल्स का, रेप्टाइल्स का या तीसरे चौथे सिस्टम का, उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है, अब क्या है कि फिश के लिए तो जो टैंक है फिल्ड विद वाटर वही उनका नेचुरल हैबिटेट है. ठीक है, वहीं पर उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे, सब कुछ होगा वहीं पे, राइट?
तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि मेजर्स शुड बी इन प्लेस टू प्रिवेंट द अक्यूमुलेशन ऑफ फ्री अमोनिया एंड नाइट्राइट्स एज दे आर टॉक्सिक टू फिशेस। ये उससे रिलेटेड है या फिर बाय चांस एक्सीडेंटली, जैसे हमने 12 पॉइंट में लिखा हुआ एक्सीडेंटल एंटर्ड, तो हमने इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का भी ध्यान रखना है। चेंजेस इन सैलिनिटी, अगेन दिस इज रिलेटेड टू पॉइंट 9 ओनली, सैलिनिटी इज रिलेटेड टू पीएच सेल्फ। एग्जांपल भी मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में दिए थे, ठीक है, सैलाइन वाटर का। should be made slowly and with attention to the physical status of the fishes. Perfect. So if there is a doubt that hazardous materials or infectious agents have accidentally entered in the water system, it should be isolated and tested. Yes, it is. Right. So chemicals used in the facility should be safely stored away from the aquatic housing area and the water supply. हो सकता है अपने कोई एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड केमिकल्स हैं, तो उनकी जहां तक स्टोरेज की बात है, दैट शुड बी अवे फ्रॉम दी हाउसिंग एरिया एंड वाटर सप्लाई। अदरवाइज वाटर में क्या हो जाता है, सपोज कोई वाटर सोल्यूबल केमिकल है, वाटर सोल्यूबल केमिकल, अब वो इसमें मिक्स हो गया, ठीक है, एंड इट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू जेब्राफिश एंड कॉजिंग सम प्रॉब्लम्स। तो इसका हमें ध्यान रखना है। जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि हम एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन बात करेंगे वाटर से रिलेटेड या बाकी पैरामीटर से। अपार्ट फ्रॉम दी अबव पॉइंट्स जो हमने 10+ पॉइंट्स डिस्कस किए, उसके अलावा और कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग दोस पैरामीटर्स, इवन कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उसकी लिमिट्स दी हुई है, ठीक है। इसका जो सोर्स है स्टेबल का वो ये है जेब्राफिश इन बायोमेडिकल रिसर्च, बायोलॉजी, हस्बेंड्री, डिसीजन दिस अमेरिकन कॉलेज ऑफ लेबोरेटरी एनिमल मेडिसिन सीरीज 2020। इसकी डिटेल्स इसमें मिल सकती है। दोज आर इंटरेस्टेड कैन विजिट द पर्टिकुलर थिंग एंड हैव मोर नॉलेज अबाउट द सेम। तो फिजिकल पैरामीटर्स एंड नॉर्मल वैल्यूज कौन सी हैं जेब्राफिश लेबोरेटरीज के लिए, वो एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। रूम टेम्परेचर ऑलरेडी डिस्कस 28-29 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70%, ठीक है, नॉट ओनली इन दी जेब्राफिश, इट अप्लाइज टू दूसरी जो एनिमल फैसिलिटीज हैं उसके लिए। लाइट इंटेंसिटी, लक्स, ये यूनिट है इसको मेजर करने के लिए, इसका होगा 300। फोटो पीरियड, लाइट इज टू डार्क, लाइट जो होगा वो 14 हार्स का होगा, डार्क होगा 10 हार्स का। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो जो नॉर्मल बिहेवियर है जेब्राफिश का, दैट इज गोइंग टू डेटरेट। तो हमने ये जो फोटो पीरियड है, लाइट एंड डार्क साइकिल जो है लाइट का, वो हमने मेंटेन करना है इस रेशो में। नॉइस एंड वाइब्रेशन, यू रिमेंबर द प्रीवियस प्रेजेंटेशन हमने बात की थी, वाइब्रेशन एंड नॉइस फ्री एटमॉस्फेयर। अगर कुछ ऐसा है तो वो स्लैब के दूर हो, एरिया उस जो एरिया है जहां पे हमने टैंक्स रखे हैं उससे दूर हो। ये अगर पॉसिबल है तो फ्री होना चाहिए, ठीक है। इस टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम, योर थीसिस, मे बी योर एक्सपेरिमेंट्स, हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है। इसका रट्टा लगा सकते हो इन जनरल, अदरवाइज रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। यू कैन रिमेंबर ये 5 पैरामीटर्स है, उनकी ये लिमिट्स है, ये आपको पता होनी चाहिए वंस यू आर वर्किंग इन द जेब्राफिश मॉडल्स। सो this is all about today's lecture, and we'll discuss the chapter 7 husbandry in the next one. तो इस एक्चुअली क्या है, जो चैप्टर 7 है ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नेक्स्ट जो लेक्चर है होगा इसका फर्स्ट पार्ट का होगा, फॉलोड बाय पार्ट 2। So again, I thank you so much for watching the video. Please like and share the same. And if you have not subscribed the channel, please do the same. Thank you so much for watching the video. See you again in the next chapter 7. Thank you so much again.